कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग 10 क्लास का इतिहास का अति लघु प्रश्न करने वाले हैं, जो कि ये किताबें देखिए यहाँ पर। फर्स्ट चैप्टर क्या है? फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रीयवाद। यूरोप में राष्ट्रीयवाद का हम लोग अति लघु प्रश्न करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो के देखिए और अच्छे से समझाएंगे और आपको समझना है अच्छे से। चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? क्या है राष्ट्रवाद? क्या है? आप लोग राष्ट्रवाद ऐसे समझिए। पहले आप कौन से देश में रहते हैं? भारत देश में रहते हैं। तो मान लीजिए आपको देश को कोई अदर देश से गाली दिया जा रहा है या किसी कुछ भी कहा जा रहा है, आपको देश को मान लीजिए कहा जा रहा है, ठीक? तो आप क्या करते हैं? करना क्या है? फरियाद लेंगे, बोलते हैं ना। इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि आप अपने देश से लगाव रखते हैं, प्रेम करते हैं ना। दूसरा उदाहरण ये भी हो सकता है कि मान लीजिए आपके घर के अगल बगल में किसी का तबीयत खराब हो गया अचानक और उसके पास पैसा नहीं है, कैसे इलाज होगा? तो आप क्या करते हैं? आप अपने पैसे लगाकर उनका इलाज करवाते हैं ना। इससे क्या पता चलता है कि आप उससे एकता रखते हैं, प्रेम करते हैं, ये सब करते हैं ना। तो ये सब की भावना को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। तो इसको कैसे करना है? देखिए, परिभाषा बना के ही लिखना पड़ता है। चलिए इसका परिभाषा हम करते हैं, आइएगा। देखिए पहले क्या करना है? राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र में राष्ट्रवाद लोगों द्वारा प्रेम लगाव की भावना है। क्या है? राष्ट्रवाद लोगों द्वारा प्रेम लगाव की एक भावना है, ठीक है? यहाँ तक जो कि भौगोलिक संस्कृति या सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता की भावना। क्या है? एकता की भावना है। देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था राष्ट्रवाद क्या है। तो हमने इसका आंसर किया इस प्रकार। राष्ट्रवाद लोगों द्वारा प्रेम लगाव की एक भावना है। क्या है? राष्ट्रवाद लोगों द्वारा प्रेम लगाव की एक भावना है, जो कि भौगोलिक संस्कृति या सामाजिक क्षेत्र में, यानी कि अपने सबका क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता की भावना है। ये क्या है? ये सब राष्ट्रवाद है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त हो। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मेजनी कौन था? यानी कि हमको बताना है कि ये मेजनी कौन था, इसके बारे में हमको बताना है। देखिए ऐसे समझिए थोड़ा सा, मेजनी कौन था? तो मेजनी जो था वो इटली का एक साहित्यकार था। क्या था? साहित्यकार था। और इसका जन्म शायद 1805 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1805 ईस्वी में मेजनी का जन्म हुआ था। और ये इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। जैसे आप क्वेश्चन इसे कैसे करेंगे? चलिए करते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पर, आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए आइए, तो देखिए क्या लिखना है पहले? मेजनी इटली का एक साहित्यकार था। कौन था? मेजनी इटली का एक साहित्यकार था। यहाँ तक लिख लिए। अब चलिए देख करते हैं। और इसका जन्म और इसका जन्म 1805 ईस्वी में हुआ था, ठीक है? देखिए मेजनी कौन था? मेजनी इटली का एक साहित्यकार था और इसका जन्म 1805 ईस्वी में हुआ था। इसका लिखना है। और ये गणतांत्रिक के विचार
विचार के समर्थक थे। क्या था? गणतंत्रिक विचार के समर्थक थे। ठीक है। और इसने इटली की एकीकरण में किसका एकीकरण में? इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लिखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद ये योग से सेनापति थे। सेना थे। क्या थे? सेना थे। योग से सेना थे। और इसमें व्यवहारिक गुण, क्या लिखना है? व्यवहारिक गुण और इसमें व्यवहारिक गुण बहुत कम और आदर्शवादी गुण ज्यादा थे। ठीक है, ज्यादा थे। देखिए क्या है? मेजनी कौन था? हमने इसका आंसर किया। मेजनी इटली का एक साहित्यकार और इनका जन्म कब हुआ था? 1805 ईस्वी में हुआ था। और ये गणतांत्रिक विचार के समर्थक थे। क्या थे? गणतांत्रिक विचार के समर्थक थे। और इसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मेजिन जो था वो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये योग से क्या थे? सेनापति थे। ठीक है, यहाँ तक है। और उसके बाद क्या किए? और ये योग से सेनापति थे। और इसमें व्यवहारिक गुण जो था वो बहुत कम था और आदर्शवादी गुण था, यानी कि आदर्शवादी मेन था, यानी कि आदर्शवादी ज़्यादा था इसमें। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरे का आंसर। और चलिए तीसरे क्वेश्चन। देखिए ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जर्मनी की एकीकरण की क्या बाधाएं थी? यानी जर्मनी में जब एकीकरण हो रहा था उसमें क्या बाधा थे, ये हमको बताना है। देखिए आप सबको रट्टा नहीं मारना है, आपको सिर्फ समझना है कैसे कैसे हो रहा है, सिर्फ आप उसको समझिए, रट्टा मत मारिए उसको। चलिए करते हैं। देखिए बताना है कि जर्मनी के क्या क्या बाधाएं थी। तो यहाँ पर हम इसका आंसर करेंगे। जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थी। क्या थे? निम्नलिखित बाधाएं थी। जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थी। क्या क्या बाधाएं थे हम उसको बताते हैं। क्या क्या बाधा है उसको बताना है। देखिए फर्स्ट में क्या था कि वहां पर लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में खंडित थी। 300 छोटे बड़े राज्यों में खंडित थी। क्या था जर्मनी के एकीकरण में बाधा? सबसे पहला था लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में खंडित थी, यानी कि जर्मनी में 300 जो छोटे बड़े राज्य था वो सब में खंडित, यानी कि अलग अलग था। और देखिए दूसरा क्या है? तो दूसरा है कि जर्मनी में धार्मिक राजनैतिक संस्कृति विषमताएं होना, यानी कि ये सब का वहाँ पर विषमता होता, यानी कि अभाव था, ये सब वहाँ पर नहीं था। ठीक है। और तीसरा क्या बोला? तीसरा था राष्ट्रवाद का अभाव होना। राष्ट्रवाद का अभाव मतलब वहाँ पर किसी में भी एकता नहीं था, लगाव नहीं था, प्रेम नहीं था। चलिए लिखते हैं यहाँ पर। जर्मनी में राष्ट्रवाद भावना का अभाव होना। जर्मनी में राष्ट्रवाद भावना का अभाव होना।
अब देखिए दूसरा, वहाँ के एक मतलब कि बहुत ही शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम था प्रसा। प्रसा नाम था, और वो क्या करता था, वो अपने मतलब बढ़ापे होने का कारण क्या करता था, दूसरे पर प्रभाव बनाए रखता, उनके दूसरे राज्य पर प्रभाव बनाए रखता था। चलिए उसको लिखते हैं। देखिए वहाँ के शक्तिशाली राज्य प्रसा, क्या नाम था, प्रसा। वहाँ के शक्ति राज्य प्रसा द्वारा अन्य राज्यों पर प्रभाव बनाए रखना क्या है, वहाँ के जो शक्तिशाली राज्य था उसके द्वारा दूसरे राज्य पर प्रभाव बनाए रखना। यानी कि यह सब हो गया हमारा जर्मनी के एकीकरण में सब बाधाएं थी। क्या क्या बाधाएं थी, फिर से करते हैं आइए। लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में खंडित थी। और दूसरा क्या है, धार्मिक राजनीतिक सांस्कृतिक विषमताएं का होना। और तीसरा क्या था, जर्मनी में राष्ट्रवाद भावना का नहीं होना, यानी का भाव था वहाँ पर। और वहाँ के शक्तिशाली राज्य प्रशासन द्वारा अन्य राज्यों पर प्रभाव बनाए रखना, यानी कि ये सब जो क्या था, वहाँ के जर्मनी के एकीकरण में बाधा थी। तो चलिए अब ये भी हो गया हमारा। तो आइए दोस्तों, आज हमने अति लघुत्तरीय का सारा प्रश्न कर चुके हैं, और अगले वीडियो में हम लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय का प्रश्न करेंगे। तो चलिए, और अपने भाई को मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए अलविदा, चलते हैं।